तो जय हिंद मेरे बच्चों, मैं सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स वाले सर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरी एक्सरसाइज का पार्ट 3 में बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वर्ड प्रॉब्लम से। और वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जो आपका दिमाग घुमा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका जो है सिर दर्द से लेके सारा आपका जितना भी मेंटल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज रहेगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में सारा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपका सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस आपको फोकस करके इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखना है, इसके बेसिक को समझना है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में मैं आपके लिए एक जादुई चीज लेके आया हूँ। मतलब हम जो है हर बार फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ का भी यूज करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन की लेंथ मैटर करती है कि कितने वर्ड्स आपने यूज किए हैं। तो आपको उसमें अननेसेसरी कुछ भी चीजें नहीं डालना है। जहां पे लगेगा हम लिखेंगे भी, लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है हम नहीं लिखेंगे। और आप जो है इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते अपने एक्सरसाइज की शुरुआत पे और करते अपना अभियान शुरू उस क्वेश्चन से जो हमारा अगला और फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। अपने इस पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए पढ़ता हूं, जिसमें लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब कितनी ऐसी 3 डिजिट वाली नंबर से या संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होगी। तो मुझे एक सबसे पहले आप एक बेसिक बताना, आप यहाँ कॉपी में देखिए कि हम जब भी 7 का टेबल बनाते हैं, मान लीजिए 7 का टेबल बनाया तो 7 में 7 जोड़ते हैं तब जाके 14 आता है ना। 7 2 जा 14 होता है और उसमें फिर 7 जोड़ते हैं तो 21 होता है। तो हम 7 में 7, 7 में 7 इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, 7 को बार बार जोड़ेंगे, इट्स मीन कि सब 7 के मल्टीपल है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि सबसे छोटी 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, या 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो आप कहेंगे सर 100 सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर है। सबसे अगर बड़ा पूछो तो आप कहोगे सर 999, मतलब 999। ठीक है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, या हो सकता है इन दोनों को मिलाकर भी, ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे, क्वेश्चन में जनरली वो ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखो इसमें बना रहे हैं एपी। अब कौन सा डिवाइड हो रहा कौन सा नहीं, तो हम ये डिवाइड तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें एपी बनाना, और एपी बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करना ही पड़ेगी। ठीक है, तो 100 है। अब 100 को 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। ठीक है, 7 1 जा 7, यहाँ भी 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना? 3 है ना। 3 बचेगा तो 3 0 कितना हो जाएगा? 30। फिर 7 से 30 में तो जाएगा नहीं। 7 4 जा होता है 28, बचेगा कितना? 2। अब ये 2 बच गया अपना रिमाइंडर। ठीक है, अब ये रिमाइंडर बच गया 100 में, जब 7 का डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बच गया। अब इसको 2 को अगर हम माइनस कर दे, 100 में से 2 को माइनस कर दे तो हमें कितना मिलेगा? 98। लेकिन ये 2 डिजिट वाला नंबर है, हमें कितने डिजिट वाला चाहिए? 3 डिजिट वाला। तो इसमें हम जिस तरीके से 7 का मल्टीप्लाई करते हुए मतलब 7 को जोड़ के हम उसके मल्टीपल बना रहे थे, इसी तरह मैं इसमें भी एक 7 को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 105। इसका मतलब मेरा पहला नंबर जो एपी का होगा वो क्या होगा? 105। अब मुझे सबसे लास्ट वाला नंबर चाहिए, मतलब 999 वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर चाहिए। सबसे छोटा मिल गया, अब सबसे बड़ा ढूंढते। सबसे बड़े के लिए भी क्या करेंगे हम? 999 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो ये होगा 7 1 जा 7, बचेगा 2। फिर 7 4 जा 28, बचेगा 1। फिर देखिए यहाँ पे 19 हो गया। ठीक है, 7 3 जा 21 बड़ा हो जाता है, 7 2 जा कितना होता है? 14। यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है आपका 5। तो अगर मैं इस 999 में से 5 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 994। इट्स मीन कि मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया 100, सॉरी सबसे छोटा नंबर हो गया 105 और सबसे बड़ा हो गया 994। तो मैं इस तरीके से अपनी एपी को भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब सीधे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अब हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पता चल गया और लार्जेस्ट पता चल गया है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, जो 7 से सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर डिवाइड होगा वो अभी हमने निकाला, कितने निकाला? 105। इसके बाद अगर बात करें कि लार्जेस्ट, मतलब अब हमको 3 डिजिट वाला सबसे छोटा चाहिए, 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा चाहिए, तो वो कौन सा निकाला हमने? 994। ठीक है, 994 मीन्स 994। तो यहां लिख देते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। कितना हो जाएगा अपना? 994।
4। इस तरीके से अब हमको हमारे दोनों नंबर मिल गए। इन दोनों नंबर का हम यूज करेंगे एपी बनाने के लिए, पर हमें एपी बनाना जरूरी भी नहीं है। अगर हम चाहे डायरेक्टली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो एपी में चाहिए क्या होता है, हमको डिफरेंस चाहिए होता है। डिफरेंस ऑलरेडी उसने 7 का दे ही रखा है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर हमारा 105 है, सबसे बड़ा नंबर मतलब एपी का लास्ट नंबर 994 है। तो हमको एपी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। फिर भी अगर आप बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। 105 में आप 7 को जोड़ते जाएंगे अगेन एंड अगेन, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। 7 में 7 को जोड़ा 14, 14 में 7 को जोड़ा 21। तो यहाँ पे 7 जुड़ ही रहा है, तभी तो 7 का टेबल बना है। तो ये भी एक 3 डिजिट वाला 7 का टेबल ही है, ठीक है। तो इसमें भी 7 ही जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे ही जब 7 जुड़ रहा है, इसका मतलब दो नंबर के बीच का गैप कितना है, 7 ही है। तो डिफरेंस यहाँ पे 7 होगा। तो हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे हियर। अब हमको सबसे पहले ए चाहिए किसी भी एपी के अंदर। सबसे मतलब जो हमारा ए फर्स्ट टर्म है जो, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 105। उसके बाद हमको चाहिए उसकी लास्ट टर्म, या फिर कहें ए nth टर्म कितनी उसकी 994। अच्छा, डिफरेंस भी चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन जब भी सॉल्व होगा डिफरेंस मतलब तो डिफरेंस हमेशा 7 का ही रहेगा। जो भी अब मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह 7 की जगह 8 आ जाए, या 9 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, तो जो भी नंबर डिवाइड कर रहा है कितनी भी डिजिट्स वाले नंबर्स को या कुछ भी, तो डिवाइड करने वाला नंबर ही डिफरेंस होता है, क्योंकि वही तो मल्टीपल होते चले जाता है, ठीक है, एक दूसरे में जुड़ता चले जाता है। तो वही उसका डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली कितना बन जाएगा आपका 7। अब हमें निकालना क्या है, उसने ये पूछा है कि कितने ऐसे नंबर से, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना, मतलब हमें कुल मिला के देखा जाए तो एन फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे टू फाइंड एन नंबर ऑफ जो आपका वो संख्या बतानी है जो आप 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो वो 3 डिजिट वाले कितने नंबर है जो आपकी 7 से डिवाइड होगी, हमें वो बताना है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपने उसी फार्मूले से जो अभी तक हम करते आए हैं, मतलब हमारा सिर दर्द भगाने वाली गोली जो है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखना आपको वी नो दैट। अब क्वेश्चन का मोड ये था कि उसके अंदर उसने हमसे नंबर पूछा है या कुछ भी पूछता तो हमको ये फार्मूला तो रखना है, क्योंकि ये फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में ही काम आया है, ठीक है। तो सेम फार्मूला आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस वन इंटू में डी। वंस अगेन ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 994, और ए यहाँ पे कितना है आपके लिए 105 प्लस एन आपको दिया नहीं है, तो एन की जगह एन माइनस का आपका हो जाएगा 1, और डी डिफरेंस है आपका 7। अब ये 994 तो यही रहेगा, ये 105 उठ के इस तरफ आ जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है आपका 9 माइनस 1, और इनटू में हो जाएगा आपका 7। अब 994 में से आपको 105 को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो आपका बचेगा 889, ठीक है, क्योंकि 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया 8, और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया तो 8। एज इट इज ये वाला पोर्शन आपका इधर चलता रहेगा। इट्स मीन की 9 n माइनस 1 इंटू में 7। अब ये जो इंटू में 7 है मल्टीप्लाई में, ये उठ के इधर आएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया डिवाइड में, और इधर क्या चल रहा है आपका n माइनस 1। अब ये 7 इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 7 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, बचेगा आपका 1, 7 2 जा 14, बचेगा आपका 4, और 7 7 जा आपका 49, ठीक है। तो इस तरीके से 127 इस तरफ बचा, और इधर क्या चल रहा है 9 माइनस 1। अब ये माइनस का 1 उठ के इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये 127 में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 128। तो इस माइनस के 1 को मैं उठा के इस तरफ ले आता हूँ। इट्स मीन कि ये हो जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो n की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी बनने वाली, n इज इक्वल टू 128। इट्स मीन कि कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे 3 डिजिट वाले, 128 मतलब 128। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, हमको इसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही, उसमें 7
इससे कितने नंबर डिविजिबल होंगे, मतलब जाहिर सी बात है 7 के मल्टीपल होंगे, और यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीपल्स की ही बात कर ली, मतलब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर ही बताना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत हद तक रिलेट करते, बहुत हद तक क्या मैं बोलता हूँ, पूरे ही रिलेट करते हैं। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, 10 से लेके 250 मतलब 10 टू 250 तक के बीच में जो नंबर आने वाले हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे नंबर हमें बताना है टोटल कितने हैं। तो उसका पता करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि 10 से लेके 250 तक बताना है। तो 10 के बाद कितना आता है, 12, क्योंकि देखो 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है ना, उसके बीच में बताना है, मतलब 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आएगा, तो आप कहोगे 12। इट्स मीन कि हमारा ए तो 12 निकल गया, मतलब सबसे छोटा नंबर क्या हो गया हमारा, 12। अब सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, 250 जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 4 को डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके देख लो, तो 4 1 जा 4, और आपका होता है 4 6 जा 24, बचा आपका 1, फिर होता है 4 2 जा 8, है ना, फिर बच कितना है 2। इट्स मीन कि 2 आपका हो गया रिमाइंडर। अब जब ये 2 रिमाइंडर हो गया, तो 2 को किसमें से माइनस कर दोगे, 250 में से। तो इस तरीके से आपको जो है आपका सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला नंबर या इनके बीच आने वाला सबसे बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा। इट्स मीन कि सबसे छोटा नंबर 12 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 248। अब देखते हैं अपने सॉल्यूशन में और बनाते हैं इसकी एपी। सॉल्यूशन सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 टू 250। सबसे छोटा जो नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा 10 से लेके 250 के बीच, वो कौन सा होगा, 12, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें तो सबसे बड़ा नंबर हम लोग ढूंढेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड लार्जेस्ट, ठीक है, पूरी की पूरी वही प्रोसेस रहेगी। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा निकला, 248। इट्स मीन कि हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब जो क्लियर हो गया है कि अब हमको यहाँ पे ए मिल गया सबसे छोटा नंबर, और सबसे लास्ट का नंबर ए एन भी मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर ए इज इक्वल टू 12, और डी डिफरेंस कितने का रहेगा, 4 का। मैंने पहले ही समझाया था, जो मल्टीपल कराते हैं या फिर ये कहें कि जो टेबल बनाते हैं या फिर डिविजिबल कराने वाली जो वैल्यू होती है, वो सब क्या होते हैं, एक तरीके से डिफरेंस ही होते हैं, क्योंकि 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 आएगा, मतलब डिफरेंस हमेशा जो नंबर मल्टीप्लाई या मल्टीपल निकालता है वही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 4। इस तरीके से अगर बात करें कि हमारा nth टर्म मतलब सबसे लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 248, ठीक है। देयरफॉर हमारी जो एपी बनेगी, एपी आप लिख लेना छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हमारा पहला नंबर 12 है, तो 12 के बाद अगला क्या आएगा, 16, उसके बाद अगला क्या आएगा, 20। ऐसे करते करते जो है हमारी एपी कहाँ तक पहुंच जाएगी, 248 तक, ठीक है। अब इसके आगे वही काम करना है जो अभी तक किया है, मीन्स वी नो दैट लिखना है और अपना फार्मूला रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दे रखी 248 रख दीजिए, इसके बाद ए की वैल्यू 12 रख दीजिए, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस कितने का आपका, 4 का। अगेन ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इट्स मीन की 248 माइनस 12, ठीक है। ये वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बच रहा है, एन माइनस वन, और इंटू में हो गया आपका 4। ऐसे ही अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 236, और यहाँ चल रहा है एन माइनस वन इंटू में 4। ये 4 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इट्स मीन 236 अपॉन में 4, और यहाँ चल रहा है आपका एन माइनस वन। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 5 का कितना होता है, 20, बचेगा 3, मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 4 9 जा 36, इट्स मीन कि यहाँ पे आपका कितना बचा, 49, सॉरी 4 5 जा 20, है ना, 4 5 जा 20, 59, ठीक है। और यहाँ पे कितना आपका n माइनस वन, ये माइनस का वन जब उठ के इधर आएगा तो इकाई में बन जाएगा प्लस का वन, इट्स मीन कि ये हो जाएगा 59 प्लस 1। इस तरीके से जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n इज इक्वल टू 60। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें हमारा फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा कि टोटल ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होंगे या 4 के मल्टीपल हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर there are 60
ये मल्टीपल्स लिख दो या नंबर लिख दो, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स पूछे इसलिए हम मल्टीपल्स लिखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, जिसमें लिखा हुआ है दो अलग अलग एपी दिए 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। या मैं आपसे कहूं कि ऐसी दो एपी है, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जहां पे इनकी nth टर्म जो कि लास्ट टर्म है या nth टर्म उनकी इक्वल होगी, ठीक है, ऐसा कौन से नंबर पे ये दोनों मिल जाएंगे। तो क्योंकि दोनों के डिफरेंस भी अलग अलग है तो कहीं ना कहीं जाके तो ये मैच करेंगे ना। तो आपको बस बताना है वो कौन सा नंबर आएगा जहां पे ये जाके दोनों मैच करेंगे। तो अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है जो चीज उसने दे रखी है तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन 15। सॉल्यूशन 15 में लिखेंगे आप गिवन। अब गिवन आपको दो तरीके से दिया है, आपको एपी 1 के लिए दिया है, एपी 2 के लिए दिया है। आप चाहे तो दोनों को ऐसे लिख ले या अलग अलग लिख ले, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आप अगर लिखते हैं फॉर एपी 1, फॉर एपी 1, ठीक है। एपी 1 क्या दिया है आपको, वो दिया है 63, 65, 67 डेज डेज डेज, ठीक है। इस तरीके से आपको एपी 1 दिया है। आगे उसने हमको इस एपी के हिसाब से जो चीजें दी है हम उसको लिख लेते हैं। तो उसने दिया है ए मतलब 63, ठीक है। साथ ही साथ हमको डिफरेंस भी पता है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 65 में से 63 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो डिफरेंस भी हमें पता चल गया, ये एपी 1 के लिए। अब किसके लिए लिखेंगे हम, फॉर एपी 2। एपी 2 क्या है हमारा, उसमें दे रखा है 3, 10, 17। अब इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 3, उसके बाद में डी जो है आपका हो जाएगा 10 माइनस 3, इट्स मीन कि ये बन जाएगा कितना 7। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 7 का आ रहा है, यहाँ पे 2 का आ रहा है, मतलब ये 2 वाला जो भी चलेगा स्लो चलेगा और ये 7 वाला भागते रहेगा, तो कहीं ना कहीं जाके तो ये दोनों मिलेंगे। जिस जगह पे मिलेंगे वो नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना काम। उसने हमको पूछा क्या है, उसने हमको कहा है कि आप वो नंबर बताइए, एन बताइए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू। सिंपल सी एन की वैल्यू फाइंड करना है जहां पे दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों का इक्वल है ना, दोनों के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम nth टर्म AP1 का इक्वल है किसके, nth टर्म AP2 के, ठीक है। या इस तरीके से AP2 लिख लीजिए। हमने दोनों को इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे पता है ये जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, ये फार्मूला वैसे ही बनता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसके लिए भी सेम फार्मूला बनेगा, a प्लस n-1 इंटू में डी। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ये करना है कि जो इस वाले AP1 की वैल्यू है उसमें ये वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, मतलब AP1 की रखेंगे। तो वो कितना दे रखा है आपको 63, प्लस n आपको निकालना है -1 इंटू डिफरेंस आपको 2 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है। ऐसे की ऐसे इस वाले फार्मूले में इस वाले एपी की वैल्यू रखेंगे, इट्स मीन ए कितना दे रखा है आपको 3, प्लस इसमें भी एन आपको निकालना है -1 इंटू में डी कितना हो जाएगा आपका 7। इस तरीके से आप दोनों की वैल्यू को एक साथ सॉल्व करेंगे तो समय बचेगा और कैलकुलेशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए 63 प्लस n-1, अब आप चाहें तो ये नंबरों को इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कैलकुलेशन। या चाहे तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दे, इधर 7 का अंदर कर दे, ठीक है। अगर मैं 2 का अंदर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस, ये 2 का अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 का 1 में करेंगे तो 2, प्लस इस सॉरी इक्वल, इधर है 3 प्लस 7 का n में करेंगे तो 7n, और 7 का -1 में करेंगे तो माइनस का 7। अब देखिए
ये जो दो नंबर है 63 और माइनस का 2, हम इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 61, प्लस का यहाँ पे चल रहा है 2n, ऐसे ही 3 और माइनस का 7, तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका माइनस का 4। तो आप लिख दीजिए माइनस का 4 और प्लस का कौन चल रहा है आपका 7n। अब नंबर को इधर ले आइए और n को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो नंबर अगर इधर आएगा तो ये माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4, और ये जो प्लस का 2n है उधर जाके काय में हो जाएगा माइनस का 2n, ठीक है। इस तरीके से जो है इसमें ये जुड़ जाएगा, इट्स मीन 61 में 4 जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा 65, और 7n में से 2n जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 5n। अब ये जो 5n है आपका, ये उठ के इधर डिवाइड में आएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में n के साथ, ठीक है, ये उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 65 अपॉन में 5, इट्स और सामने रहेगा किसके n के, ठीक है। और 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 1 टाइम, 5 1 जा 5 बचेगा 1, मतलब 5 3 जा 15, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आ गया सामने n, इट्स मीन n की जो वैल्यू बन जाएगी आपकी क्या बन जाएगी 13, ठीक है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, हमें उसको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा, उसने हमसे पूछा था कौन से नंबर के टर्म है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इनकी nth टर्म इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 13th टर्म, ठीक है। ये कौन से नंबर के टर्म है 13th नंबर के टर्म है, 13th टर्म ऑफ 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। 13वें नंबर की जो टर्म है दोनों की इक्वल हो जाएगी, ध्यान में रखना आपको। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊं आपको तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि एक एपी की थर्ड टर्म जो है 16 है और उसकी सेवंथ टर्म जो है उसकी पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है। उसकी पांचवी टर्म से 12 बड़ी हुई है। तो अगर मैं बात करूं इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाने की तो वो भी लगा देंगे अपन, लेकिन साफ बात इसमें ये दे रखी है कि आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एपी, मतलब आपको एक एपी बना के बताना है। तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एपी बना पाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें निकालने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा अपने उसी जो सिरदर्द की गोली है उसका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 16 देखिए, मैं अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज बता दूं कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन की मैंने कहा है फार्मूला रख के पहले उसको वैल्यू को बनाइए, इक्वेशन को बनाइए, फिर हम उसको एलिमिनेट कर देते, ठीक है। अगर आप फार्मूला नहीं भी रखते हैं और या एक ही बार रखते हैं तो मैं आपको देखो छोटा तरीका बताता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ, या जुगाड़ तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन आपका तरीका मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, आपके लिए काम आसान कर दिया। आपको बस इतना लिखना है बाय यूजिंग, ठीक है। हमने क्या यूज करा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हमने यूज करा। तो हमें देखिए जो हमारी तीन टर्म है, कौन कौन से तीन टर्म की बात हुई है इस क्वेश्चन में। उसने सबसे पहले कहा है थर्ड टर्म, फिर उसने कहा है सेवंथ टर्म, उसके बाद उसने कहा है फिफ्थ टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म का है, सेवंथ टर्म का है, फिफ्थ टर्म का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इस फार्मूले में थर्ड को रख के अगर इसको इक्वेशन बनाऊंगा या सेवन को रख के बनाऊंगा या फिफ्थ को रख के बनाऊंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्टली ये लिखने के बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी गोट, तब भी जो है हमारा जो है आंसर सॉल्यूशन जो है कंसीडर कर लिया जाएगा कि हमने सही किया। वी गोट, अब हमें क्या मिला, सबसे पहले हम बात करेंगे ए थर्ड टर्म की, तो हमने लिख दिया ए3, उसके बाद बात करेंगे ए5 की, उसके बाद बात करेंगे ए7 की, क्योंकि यही तीन टर्म तो हमसे पूछी, मतलब हमको क्वेश्चन में डाल रखी उसने, ठीक है। इन तीन टर्म का ही यूज किया है। अब ए3 को मुझे लिखना है, तो ए3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए3 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2d, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब नंबर मतलब 3 रखूंगा और उसमें से 1 माइनस करूंगा तो 2d ही तो बचेगा और एक ही आ जाएगा। तो मैं जब भी a3 निकालूंगा तो 2d, a5 निकालूंगा तो 4d और a7 निकालूंगा तो 6d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका a प्लस 4d और यहाँ क्या बन जाएगा आपका a प्लस 6d, ठीक है। इस तरीके से हमें ये इक्वेशंस मिल जाएगी। अब इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे a3 की जो वैल्यू इसमें ऑलरेडी दे रखी है 16,
तो मैं इसको इक्वल में 16 लिख दूं और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि उसने इसकी वैल्यू दे रखी, बाकी इन दोनों की नहीं दी है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल जो है हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अगले मोड पे। जो सेकंड कंडीशन उसने डाली है, क्या डाली है कि जो सातवीं टर्म है, मतलब सेवंथ टर्म है, या सॉरी जो सेवंथ आपका हाँ टर्म है, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने जो कंडीशन डाली है कि आपका जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब A7 इधर A5 इधर है, तो इसको उठा के इधर ले आइए। इट्स मीन कि ये क्या बन जाएगा आपका A7 माइनस A5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पे देखिए A7 की वैल्यू क्या दे रखी है, आप रख दीजिए A प्लस 6D, ठीक है, ये रख दी हमने, माइनस उसके बाद में A5 की वैल्यू क्या दे रखी है, A प्लस 4D, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम दो टर्म लेके आ रहे हैं साथ में। ये मैंने हर क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी माइनस हो तो अगली वैल्यू को आप भले ही सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, आप उसको ब्रैकेट में ही लिखें, इससे आपका कैलकुलेशन सही रहेगा। उसके बाद में 12 आपका यही पड़ा हुआ है। अब देखिए इसको माइनस को पहले मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, तो A प्लस 6D ये हो जाएगा माइनस का A और ये हो जाएगा माइनस का 4D। इट्स मीन आगे क्या चल रहा है आपका 12, ठीक है। अब देखिए A से तो A कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 6D, और यहाँ बच रहा है आपका माइनस का 4D इज इक्वल टू आपका चल रहा है 12। 6D में से 4D जब आपका जाएगा तो बचेगा आपका 2D, और सामने कौन चल रहा है 12। इस तरीके से ये 2 जो मल्टीप्लाई में उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन में, और ये इसको जब कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ पे बचेगा 6। इट्स मीन कि आपका जो डिफरेंस है वो कितना निकल गया 6। और जब भी हमें डी मिल जाता है तो हम उसको उठा के रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि हमको ऑलरेडी दे रखी है। तो देखते हैं इसके वाले पार्ट में, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, A3 जो दे रखा है आपको, या A3 ना भी लिखो तो आप सीधे लिख सकते हो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे D की वैल्यू रखना है, तो A प्लस 2 इंटू डी कितना है आपका 6 इज इक्वल टू 16। इट्स मीन की जो ये है आपका हो जाएगा 2 6 12, मतलब A प्लस हो जाएगा 12 और उधर कौन चल रहा है 16। ये 12 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12। तो इस तरीके से आपको A की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, ये 4। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4। लेकिन अभी हमारा ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें एपी बनानी, उसने हमसे पूछा क्या है, एपी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो हम अगर एपी बनाएंगे तो एपी बनाने के लिए देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले आप पहले टर्म लिखेंगे, उसके बाद दूसरी लिखेंगे, उसके बाद तीसरी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको एपी बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर A1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका A, मतलब पहला तो 4 हो गया, या A इज इक्वल टू होता है आपका A1, ठीक है। और जब A2 निकालना हो तो आप क्या करते हैं, A1 में डिफरेंस जोड़ते हैं, मतलब A1 कितना है 4 और डिफरेंस कितना आपका 6, इट्स मीन ये कितना हो जाएगा आपका 10। A3 निकालते हैं जब आप तो क्या करते हैं, A2 में डिफरेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। A2 आपका कितना आया अभी 10 और डिफरेंस कितना है 6, इट्स मीन कि ये कितना हो जाएगा 16। अब A4 जब आपको निकालना है तो आप A3 में जोड़ेंगे D, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 6, इट्स मीन कि ये हो जाएगा 22। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एपी इज इक्वल टू, सबसे पहली टर्म आपकी हो जाएगी 4, कॉमा दूसरी टर्म आपकी हो जाएगी 10, कॉमा तीसरी टर्म आपकी हो जाएगी 16 और चौथी टर्म हो जाएगी आपकी 22। एज इट इज आप लास्ट तक जा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। देखो क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा है इसलिए क्योंकि घुमा के पूछा, उल्टा पूछा, क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे, कि जो एपी है उसको आगे से ना पढ़ते हुए पीछे से पढ़ना है। जिस तरीके से हम आगे से टर्म निकालते थे अब हमें पीछे से टर्म निकालना पड़ेगी, इट्स मीन कि हमें काम सारा उल्टा करना पड़ेगा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, उल्टा वही करने के लिए हम तैयार है, हम तो है ही उल्टे, ठीक है। तो हम जो इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेंगे, ठीक। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में आपको एपी दे रखा है, एपी आप लिख देंगे एपी इज इक्वल टू 3, 8, 13, डैश डैश डैश
कितना हो जाएगा 253। ये आपका एपी दे रखा है। अगर ये एपी हुआ तो इसके हिसाब से डिफरेंस कितना होगा आपका 8 माइनस 3, इट्स मीन की डिफरेंस आपका हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन मेरा ये एपी कोई काम का नहीं है, काम का है लेकिन इससे निकाल सकते हैं, पर हम जो है जब उसने क्वेश्चन ही उल्टा पूछा है तो हम सॉल्यूशन सीधा सीधा करके क्यों दे। हम भी तेरे से बड़े वाले भैया, ठीक है, तो हम भी जो है अपना सॉल्यूशन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इट्स मीन की जो हमारा एपी है अब हम रिवर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं रिवर्स ऑर्डर या एपी इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, एपी इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम एपी लिखेंगे सबसे लास्ट वाला सबसे पहले वाला नंबर बन जाएगा, इट्स मीन की 253 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंस देखो, 3 में 5 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 में 5 जोड़ा तो 13 हुआ, 13 में 5 जोड़ा होगा तो 18 हुआ होगा, 18 में 5 जोड़ा होगा तो 23 हुआ होगा। ये आगे जोड़ने पे चल रहा है, तो जब पीछे आएंगे तो ये घटाना पड़ेगा। इट्स मीन कि हमको 253 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा अगला नंबर 248। ये माइनस करने की जरूरत नहीं है, इतना तो लॉजिकली आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख ही दिया है रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है कि जो आपका डिफरेंस है वो जहां पे जुड़ रहा था वो वापस माइनस होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 253 पहला टर्म था और अब क्या हो गया 243 सेकेंड, 48 सेकेंड। तो अब दूसरा तीसरा वाला क्या बन जाएगा 243, 5 फिर माइनस कर दिए। इस तरीके से हमारा जो लास्ट नंबर है कौन बन जाएगा 3। मतलब जो हमारा सबसे पहला था वो सबसे आखिरी बन गया, जो सबसे आखिरी था वो सबसे पहला बन गया। अब हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें 20th टर्म निकालना है ना, मतलब हमें जो है A20 निकालना है, 20th टर्म। ठीक है, तो रखते अपना वही वाला फार्मूला जो अभी तक हम करते आए हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इस अकॉर्डिंग, मतलब इसकी जो एपी के अकॉर्डिंग हमको चीजें लिखना पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हियर ए इज इक्वल टू पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा 253, डिफरेंस जो है आपका हो जाएगा 248 माइनस 253। तो जो इनका देखो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा 5, लेकिन छोटी में से बड़ी घट रही इसलिए क्या हो जाएगा वो -5। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हमें एन जो है एन कौन सी निकालना है 20th टर्म निकालना है, 20वीं टर्म निकालना है। ठीक है, तो एन भी दे रखा है तो एन की जगह कौन आ जाएगा 20। लेकिन हमें जो फाइंड करना है क्या फाइंड करना है 20th टर्म फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू फाइंड ए एन या A20 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपने सॉल्यूशन के आगे का जो पार्ट है। वी नो दैट हमें लिखना है और अपना सीधे सीधे फार्मूला रख देना। फार्मूला क्या बनता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में आपका डी। ए एन की जगह कौन आ जाएगा A20, क्योंकि हमें 20वीं टर्म निकालनी है। ए की जगह कौन आ जाएगा आपका फर्स्ट टर्म मतलब 253 प्लस एन की जगह हो जाएगा आपका 20 -1 और इंटू डी डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। A20 आपका जो है चलता रहेगा ऐसे के ऐसे सामने, 253 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 में से 1 जाएगा तो यहाँ 19 बचेगा और साथ में मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है आपका माइनस का 5। एज इट इज जो है A20 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 253 प्लस 19 5 जा कितना होता है आपका 95, 19 5 जा होता है आपका 95, लेकिन माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। एज इट इज जो है A20 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 253 प्लस माइनस माइनस का 95। अब 253 में से आपको 95 को माइनस करना है तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचा 24, 24 में से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 15। ठीक है, ये हो गया आपका, बड़ी प्लस की थी तो ऑब्वियस प्लस आएगा। तो A20 की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 158। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं, आपको फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे देयरफॉर, उसने हमसे 20वीं टर्म पूछी थी, 20वीं टर्म की वैल्यू क्या है 158। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 20th टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट। ठीक है, पीछे से जो है आखिरी से उसकी 20th टर्म क्या होगी इज 158।
8। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन में ये दे रखा है कि चौथे टर्म और आठवें टर्म का जो सम है वो कितना है, 24 है, और सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म का सम जो है 44 है। आपको जो है उसकी फर्स्ट तीन टर्म बतानी है एपी की। ठीक है, तो ये काम बड़े अच्छे से कर लेंगे हम, कोई मुश्किल काम नहीं है। वही कॉन्सेप्ट जो भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि आपको जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, वरना अननेसेसरी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आपको मैक्सिमम जो नंबर मिलेंगे वो 5 नंबर से ज्यादा तो मिलने नहीं वाले हैं ना, कि आपने बड़ा कर दिया 10 नंबर कोई दे देगा आपको। तो बेटर है कि अपन क्वेश्चन को जो है कंडीशन के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से, लिमिटेशन के साथ करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन 18। अब उसने हमको कोई एपी नहीं दिया, उसने हमको कंडीशंस दी। लेकिन कंडीशंस के पहले हमको जो है अपना एक रामबाण फार्मूला रखना पड़ेगा, जो कि हमारी सिद्धार्थ की गोली है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग। ठीक है, हमने क्या यूज किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इनटू में टी। ये यूज करने से हमें क्या मिल जाएगा, वी गोट। अब हमको देखिए उसने इस क्वेश्चन में पहली बात तो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये देखना कौन कौन से टर्म्स की बातें की है, 6 की, 8 की, 4 की और 10 की। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने बात की फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ए फोर। ठीक है, उसके बाद उसने बात जो की है वो की सिक्स्थ टर्म की, या एट्थ टर्म लिख सकते हैं आप, एट्थ टर्म ए एट। सिक्स्थ टर्म की बात की आप लिख दीजिए ए सिक्स, और उसके बाद 10th टर्म की बात की आप लिख दीजिए ए 10। इस तरीके से जो है अपना काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा था जब भी आप ए फोर की निकालेंगे तो फोर तो वन में से माइनस कर, मतलब फोर में से वन माइनस होगा तो थ्री बचेगा, थ्री डी हो जाएगा। मतलब ए फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी। ये इस तरीके से बन गया। उसके बाद ए एट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सेवन डी। एट से एक कम हो जाएगा। ए सिक्स की क्या हो जाएगी, ए प्लस फाइव डी। और इसी तरीके से 10 की क्या हो जाएगी, ए प्लस नाइन डी। ठीक है, ऐसे ही हमको अपनी जो है ये सारी इक्वेशंस मिल गई, लेकिन ये इक्वेशंस अभी हमारी नहीं हुई है, हमको इसको कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो उसकी सबसे पहली कंडीशन थी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आप लिखना चाहें, बाय कंडीशन फर्स्ट लिख देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसने कहा था कि ए फोर और ए एट का सम कितना है, 24 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए फोर प्लस ए एट, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 24। ये एक एपी के अंदर की कंडीशन है। अब ए फोर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रख दीजिए ए प्लस थ्री डी, प्लस ए एट की वैल्यू क्या है, ए प्लस सेवन डी। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना, 24। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से हमारा पहले माइनस आता था तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते थे बाद वाली वैल्यू को, प्लस आएगा तो ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब सब पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव होता है तो वो कहीं ना कहीं हमको जो है साइन बदलने की, नेगेटिव करने की कोशिश करता है। इसलिए पॉजिटिव वाले से कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप भी दोस्ती करें तो हमेशा पॉजिटिव इंसान से करें, वरना नेगेटिव आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये बात देखो मैथ्स भी प्रूव करता है। चलिए देखते हैं इसके आगे कि ए में ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और 3d में 7d को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10d। ठीक है, सेम वेरिएबल वाले नंबरों को मैंने जोड़ दिया, साथ ही साथ सामने कौन चल रहा है आपका, 24। अब देखिए ये हो गया आपका 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दूं तो ये सब 2 के मल्टीपल दिख रहे हैं, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अगर नहीं भी करूँ तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। पर मैं इसको लिख देता हूँ, देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंगल ए। इसको भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5d। इसको भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, इट्स मीन की ये हो जाएगा आपका 12, है ना। इसको नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 1। मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो आप लिख देंगे बाय या डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, ऐसा करने से अपनी इक्वेशन थोड़ी छोटी होगी, सॉल्यूशन में अच्छा रहेगा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कंडीशन 2 की, बाय कंडीशन
सेकेंड। कंडीशन सेकेंड में उसने क्या कहा था कि ए सिक्स मतलब जो सिक्स टर्म है और 10th टर्म है उनका सम कितना है 44। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए सिक्स प्लस ए 10 इन दोनों का सम कितना है 44 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सेट कर दिया। और ए सिक्स की वैल्यू कितनी थी ए प्लस 5d प्लस ए 10 की वैल्यू कितनी थी ए प्लस 9d और सामने कौन चल रहा है आपका 44। अब फिर से वही काम करेंगे, सेम वेरिएबल में सेम वेरिएबल को जोड़ देंगे। ए में ए जोड़ा तो ये हो जाएगा 2a, ठीक है, प्लस 5d में 9d को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14d और इधर सामने कौन चल रहा है 44। अब देखोगे आप तीनों जो टर्म है इस क्वेश्चन इस इक्वेशन में ये किसकी मल्टीपल है 2 की, मतलब ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ही इनको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा 7d और यहाँ बचेगा आपका 22। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको भी आप लिख सकते हैं बाय या डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2 कर देने से हमारी इक्वेशन जो है थोड़ी सी आसान होगी ताकि कैलकुलेशन अपना इजी हो जाए। अब एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी ये वाली और इक्वेशन सेकंड ये, तो सेकंड में से माइनस करना है इसलिए इसको पहले लिख देते हैं इज इक्वल टू 22 और माइनस फर्स्ट को करना है इसलिए इसको नीचे बाद में लिखते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब माइनस करने के लिए लाइन खींची, ठीक है, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। 7d में से 5d जाएगा तो बचेगा आपका 2d और 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा आपका 10। इट्स मीन की जो आपकी d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10/2 मीन्स 5। तो यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से d की वैल्यू लिख देंगे 5। अब इसको आप चाहें तो उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दे, हम रख देते फर्स्ट में, तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी a प्लस 5d, ठीक है, इज इक्वल टू है आपका 12। अब a की तो वैल्यू निकालना है हमें, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू अभी निकाली 5 इज इक्वल टू 12। अब a प्लस 5 जो 25 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। तो a की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 12 माइनस 25। अब 12 में से 25 को आपको माइनस करना है, 12 में से 25 माइनस तो कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 और 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, लेकिन छोटी में से बड़ी घटी है, इट्स मीन की ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 13। तो आपका फर्स्ट टर्म निकल गया, आपका डिफरेंस निकल गया। अब आपको जो है एपी बनानी है, एपी के लिए आप इधर देखिए। पहली टर्म जो होती है आपकी ए, उसको आप क्या बोलेंगे a1 और a1 कितना निकला आपका a -13, ठीक है। उसके बाद बात करें a2 की, तो a2 कैसे निकलेगा, a1 में जोड़ दोगे आप डिफरेंस को और a1 कितना आपका -13 और डिफरेंस कितना आपका प्लस का 5, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, इट्स मीन की 13 में से जब आपका 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, लेकिन बड़ी पे माइनस था तो माइनस। अब आपको a3 निकालना है, a3 निकालने के लिए क्या करेंगे a2 में आप जोड़ देंगे डिफरेंस को, a2 कितना निकला आपका माइनस का 8 और डिफरेंस कितना आपका 5, फिर से अगेन माइनस प्लस माइनस, इट्स मीन की यहाँ पे 3 बचेगा लेकिन काय का बचेगा माइनस का। अब आपको 3 टर्म निकालनी, मतलब चौथे टर्म तक तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका a4, ठीक है। a4 3 टर्म वैसे निकल चुकी है, 3 टर्म ही तो निकालना थी अपने को, हाँ 3 टर्म ही निकालना थी, तो a4 निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, आर। क्या क्या हो जाएगी 3 टर्म, सबसे पहली टर्म है आपकी माइनस का 13 कॉमा उसके बाद माइनस का 8 कॉमा उसके बाद माइनस का 3 डैश डैश डैश, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर।
अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इस तरीके के मॉडिफाइड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के मोड जरूर समझना, आप एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। क्वेश्चन में लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000। सुब्बा राव एक जो है साउथ इंडियन नाम लग रहा है, वैसे मुझे हो सकता है दक्षिण भारतीय हो ये। तो उन्होंने जो है एक कंपनी में काम करना शुरू किया या कहीं पे काम करना शुरू किया। उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी थी, 5,000 रुपए। अब देखो 1995 की बात है जब 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी। and received an increment of 2,200 रुपीज ईच ईयर। और उनको जो है हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता था। मतलब मान लो अब आज उनकी इस साल उनकी सैलरी 5,000 है, तो अगले साल से उनकी सैलरी हो जाएगी 5,200। उसके बाद फिर उनकी सैलरी हो जाएगी 5,400। इस तरीके से 200 रुपए उनका बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज। और ऐसा कौन सा साल है आपको बताना है जब उनकी इनकम जो है 7,000 होगी। तो कुल मिला के जो ईयर्स दे रखे हैं ना, 1 2 3 ईयर्स बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ये नंबर, ये nth टर्म, ये नंबर है, ठीक है। ये टोटल उसके नंबर ऑफ टर्म्स है ना। और ये जो आपका लास्ट नंबर दे रखा है 7,000, मतलब ये आपकी nth टर्म है, ए एन है। फर्स्ट आपकी ए कौन सी दे रखी है, 5,000। 5,000 के बाद में उसने जो दे रखा है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ही क्या है आपका, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है, 200। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको हर एक चीज पहचाननी पड़ेगी। जो भी चीज एक सेम पीरियड में बढ़ती है या सेम अमाउंट में बढ़ती है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। सेम पीरियड में बढ़ती है, जिस पीरियड में बढ़ रही है, चाहे ईयर हो, दिन हो या कुछ भी हो, वो उसके नंबर ऑफ टर्म्स होती है। उसके बाद में जो लास्ट फर्स्ट नंबर, मतलब जहां से शुरुआत करी और लास्ट जो की खत्म हो रही है। तो यहाँ पे जो 1995 दे रखा है ये तो किसी काम का नहीं है ना। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दूं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, सुब्बा राव। सुब्बा राव जो नाम है दक्षिण भारतीय नाम है। तो एक काम करो, एनसीईआरटी जी एक सुब्बा राव का फोटो हमारे सामने प्रकट कीजिए। ये आ गए सुब्बा राव जी हमारे सामने। सुब्बा राव जी जो बता रहे हैं कि जो उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट कितने अच्छे से हुआ। सुब्बा राव जी की मुझे वो बड़ी अच्छी लग रही। और सुब्बा राव जी ने मेरे कपड़े पहन रखे, बाय द वे मैं आपको बता दूं। तो ये एआई जनरेशन है, एआई क्रिएशन है, थोड़ा सा आप देखिएगा। तो सुब्बा राव जी बता रहे हैं कि 1995 में जो उनकी सैलरी 5,000 थी, उसमें हर साल 200 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो बढ़ के कितनी होगी, 7,000 रुपीज होगी। तो 7,000 वो किस ईयर में हुई आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन 19 यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे सुब्बा, नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, सुब्बा राव। देखो कैपिटल लिखना था पर चलेगा, स्मॉल हो गया। सुब्बा राव जी, हमने जी लगा दिया, उनको सम्मान दे दिया। सुब्बा राव जीज सैलरी इन 1995, ठीक है। यहां से सैलरी स्टार्ट हुई है, कितनी थी, रुपीज 5,000। 5,000 रुपए उनकी सैलरी थी, मतलब शुरुआत जो है 5,000 से हुई। उसके बाद इंक्रीमेंट जो होता गया, ठीक है। आप लिखेंगे इंक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट लिख देंगे यहाँ पे। तो कैसे लिखें इंक्रीमेंट, चलिए यहां से लिखते हैं इंक्रीमेंट इन सैलरी। अब जो इंक्रीमेंट है वही आपका क्या होता है, डिफरेंस, है ना। और डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 200 रुपीज का, है ना। रुपीज का साइन लगाइएगा, इंडियन करेंसी का साइन है और ये आगे लगता है। तो 200 रुपीज का उसने जो है डिफरेंस दे रखा है। इंक्रीमेंट मतलब हर साल बढ़ता जाएगा। हमको ये बताना है कि किस साल में उनकी सैलरी जो है 7,000 रुपीज हो गई। तो यहाँ पे अब देखो, ए हमको मिल गया है, डी हमको मिल गया है, ए एन भी हमको पता है ना। तो ये जो है आपका ए है, इसको ए लिख लो, ए। और ये जो है आपका डी है, ठीक है। यहाँ ना लिखो, यहाँ लिख लो, बात एक ही है। अब उसके बाद में हमें ए एन, मतलब जो लास्ट टर्म है वो भी हमें पता है। तो ए एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7,000, ठीक है। ये चीजें सारी हमें जो है दे रखी है, हमने निकाल ली है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ये भी गिवन और ये चीज भी गिवन, ठीक है। ये तीनों बात हमें दे रखी है। अब हमें जो है nth टर्म एन निकालनी, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है। कौन से साल में हुई होगी, वो संख्या बतानी उस साल की। तो किस साल में हुई होगी, ठीक है। तो हमें बताना है वो पीरियड कि किस साल में वो बड़ी होगी, इन विच ईयर।
ठीक है। तो विच ईयर सैलरी इंक्रीमेंट लगा, तो हमें यहाँ पे एन को फाइंड करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड इज इक्वल टू एन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, जो अपना पुश्तैनी पारंपरिक काम है जो मदद करेगा सुब्बा राव जी की सैलरी को निकालने में, या उनका सॉरी ईयर पता करने में। सुब्बा राव जी भुलक्कड़ है, हमें उनको बताना पड़ेगा कि किस साल में आपकी सैलरी 7,000 हुई थी। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन और इनटू में डी। अब ए एन तो यहाँ पे आपका 7,000 हो जाएगा, तो रख देते हैं इज इक्वल टू ए आपका 5,000 है, तो 5,000 रख दिया, प्लस एन आपको निकालना है माइनस वन, और डिफरेंस जो है आपको 200 का दे रखा है। अब ये 5,000 जब उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 7,000 माइनस का 5,000 और इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका n माइनस वन और इनटू में हो जाएगा आपका 200। अब 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2,000 और n माइनस वन इंटू में 200। ठीक है। ये 200 मल्टीप्लाई में है, उठ के जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये डिवाइड में। इट्स मीन कि ये हो जाएगा 2,000 अपॉन में 200 और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है n माइनस वन। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से इस 2 को काट दो 1 टाइम, मतलब 10 बचा, है ना। तो यहाँ कितना बचा n माइनस वन इज इक्वल टू 10। अब ये माइनस का 1 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 प्लस 1। तो जो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 है, इट्स मीन कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11। मतलब वो कौन सा साल रहा होगा जब सुब्बा राव जी की सैलरी बढ़ी थी, वो 11वां साल रहा होगा। ठीक है। तो 11वें साल में सुब्बा राव जी की सैलरी बढ़ी, इसलिए हम लिखेंगे देयर फॉर इन 11th ईयर हीज सैलरी विल बी ₹7,000। ठीक है। कौन से साल में उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी? 11वें साल में सुब्बा राव जी की सैलरी 7,000 हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, रामकली सेव्ड। अच्छा, रामकली नाम, एक तो है ना एनसीईआरटी वाले नाम बड़े अच्छे अच्छे लाते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 in first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75, मतलब 1 rupees and 75 paise. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, मतलब 20 रुपए और 75 पैसे, फाइंड एन। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग पहले तो मैं समझा दूं आपको, कि मीनिंग बाद में समझिए, पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। देखिए जो रामकली है ना, पहले इसके बारे में जानिए। रामकली जी जो है, ये सुब्बा राव जी की लड़की और सेम अपने पिताजी पे गई है। आप अगर इसका फोटो देखना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले है ना, आप अपने आप को कहीं पे छुपा लीजिए, क्योंकि आप बहुत जोर से हंसने वाले हैं रामकली जी को देख के। रामकली जी बिल्कुल अपने पिता पे गई है। चलिए सुबह रामकली जी का फोटो लगाया जाए। ये है आपकी रामकली। रामकली बिल्कुल अपने पिता पे गई है, वैसी दाढ़ी मूछ है। तो रामकली को देख के आपको एक ही फील आ रही होगी कि रामकली नहीं रामकला है। तो रामकली जो है आपके 5 रुपए बचाती है। रामकली जो है 5 रुपए फर्स्ट वीक तक सेव कर चुकी है, और उसके जो सेविंग है हर वीकली कितनी बढ़ती जा रही है, 1.75, है ना। तो उसकी हर हफ्ते 1 रुपए 75 पैसे सेविंग बन के, मतलब डिफरेंस आपका कितना हो गया, 1 रुपए 75 पैसे। साथ ही साथ उसकी सेविंग जो है लास्ट में टोटल कितनी हो जाती, 20 रुपए 75 पैसे की हो जाती। तो 5 से स्टार्ट करी है उसने सेविंग करना, और एक रुपए 75 पैसे से वो कितनी हो गई, 20 रुपए 75 पैसे तक 1 रुपए 75 पैसे बढ़ते गए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, मतलब उसने पूछा है किस वीक में हुई है। मतलब देखो पिछले क्वेश्चन में ईयर पूछा था, वहां भी नंबर ऑफ ईयर मतलब नंबर ऑफ टर्म थी, और यहाँ भी वीक पूछा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म। किस वीक मतलब कौन सी टर्म में जो है रुपए उसके 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। तो रामकली को देख के हंसना छोड़िए, वरना आपकी शादी भी ऐसी रामकली से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 20। हम यहाँ पे लिखते हैं रामकली, रामकली सेव्ड। अब उसने पहले वीक के अंदर कितने रुपए बचाए वो लिखना पड़ेगा। सेव्ड इन फर्स्ट
वीक, ठीक है। तो पहला वीक मतलब फर्स्ट शुरुआत हो रही है एपी की, तो हम यहीं पे इसको ए लिख देते हैं। तो उसने पहले वीक के अंदर कितने रुपए बचाए, 5 रुपए, ठीक है, रुपीज 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बात हमको गिवन है, तो आप चाहें तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हैं, है ना, या शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन का मोड ही ऐसा है, अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वर्डिंग आप इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काउंट कहीं भी हो जाएगा, ठीक है। अब रामकली ने पहले वीक में तो 5 रुपए बचाए, अब उसका इंक्रीमेंट है, तो आप यहां लिखेंगे एंड हर वीकली इंक्रीमेंट, ठीक है, वीकली इंक्रीमेंट, वीकली सेविंग या इंक्रीमेंट क्या है, ठीक है, इंक्रीज्ड सेविंग, उसकी हर हफ्ते की जो इंक्रीज्ड सेविंग हो कितनी, रुपीज 1.75, मतलब 1 रुपये और 75 पैसे, है ना। उसके बाद में उसने लास्ट वीक तक कितने कर लिए, या जो अभी उसका समय चल रहा है, आखिर आखिर उसने पैसे कहाँ तक बचा लिए, 20 तक। तो हमें देखिए ये जो उसने निकाला है ना, डिफरेंस है, पहली बात तो ये, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1.75, ये डिफरेंस हो गया। इट्स मीन कि जो उसका ए एन रहेगा वो कितना बन जाएगा इसका, 20.75, है ना, क्योंकि लास्ट नंबर ए एन 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 टर्म यही रहेगी किसी भी एपी की, हमको एपी लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, तो ये उसकी nth टर्म है ना। लेकिन हमें ये बताना है कि किस वीक में जो है वो उसकी पूरी जो सेविंग है वो 20 रुपये 75 पैसे होगी, तो हमको नंबर ऑफ वीक बताना है यहाँ पे, तो हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू फाइंड एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म बतानी है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वापस से वी नो दैट रामकली जी का पैसा कहाँ गया बताइए, कितने समय में बढ़ा है, तो यहाँ लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 में डी। ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20.75, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस एन आपको निकालना है -1, और इंटू में डी आपका कितना हो जाएगा 1.75, ठीक है। अब ये 5 उठ के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20.75 -5 इज इक्वल टू n-1 और 1.75, इंटू में डी तो चल ही रहा है, ठीक है। जब 20 में से 5 जाएंगे तो 15 ही बचेंगे, मतलब 20 में से 5 गए तो 15, और ये कॉमा 75 पैसे जो है सब साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। पैसे का कैलकुलेशन अलग रहता है, ये तो बेसिक तो आपको आता ही होगा, है ना, समझ सकता हूं मैं। तो n-1 इंटू में आपका 1.75, ठीक। अब ये 1.75 उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इट्स मीन कि ये हो जाएगा 1.75, सॉरी 15.75, और अपॉन में हो जाएगा 1.75 इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा n-1, ठीक है। अब चाहो तो डेसिमल से डेसिमल काट दो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, और इसको 5 से काटना शुरू कर दो, ठीक है। इसको 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, बचेगा कितना 2, तो 5 5 जा 25, इसको 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 से काटेंगे, 5 से 1 जा 35, ये भी 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, और बचा 1, तो 5 5 3 जा 15, और ये 7 से 63 कट जाएगा कितनी बार, 9 टाइम। इट्स मीन कि हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, n-1 इज इक्वल टू 9। अब ये माइनस का 1 जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, देखते हैं इस पार्ट में। ये हो जाएगा आपके लिए n-1 इज इक्वल टू 9, फिर से लिख दिया मैंने यहाँ प्रॉपर तरीके से। माइनस का 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, इट्स मीन कि ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। मतलब देखो वो कौन से वीक में उसकी जो है इंक्रीमेंट या इंक्रीज हुआ या वीकली इंक्रीज हुआ, वो 10वें वीक में हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, वैसे तो उसमें nth टर्म ही फाइंड करने के लिए कहा था, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, या nth वीक निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर nth वीक इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, या 10th वीक विल बी फॉर इंक्रीज हर सेविंग, इस तरीके से लिख सकते हैं, पर ये अपना आंसर सही रहेगा। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपको मैंने पूरा बता दिया।
तो ये था बच्चों हमारा पार्ट 3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हँसते-हँसाते और पूरा ये जो एक्सरसाइज़ है ये अच्छे से समझ आया होगा। आप इस एक्सरसाइज़ को छोड़िएगा नहीं, अच्छे से रिपीट कीजिएगा क्योंकि आपका प्रिपरेशन ही आपके काम आएगा अगली एक्सरसाइज़ को समझने में, क्योंकि अगली एक्सरसाइज़ में इससे बड़ा सिर दर्द मतलब पूरी बॉडी पेन करने लगेगी, वो वाला टेंशन आने वाला है क्योंकि उसमें फ़ॉर्मूला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो जहाँ फ़ॉर्मूला बड़ा होता है वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ सॉल्यूशन बड़े हो जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस एक्सरसाइज़ को पूरी अच्छे से पहले प्रिपेयर करें तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज़ पे मूव कीजिएगा और नेक्स्ट एक्सरसाइज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, तब तक के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अब जाते-जाते आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा जो हर एक्सरसाइज़ या हर चैप्टर को समझने में हम करते आए हैं, मतलब हमारे हर वीडियो में करते आए हैं कि आप प्लीज़ अगर आपको एक्सरसाइज़ और ये चैप्टर समझ आया हो, मेरा तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करना है ना? और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मानता हूँ कि आप 10th में, लेकिन पूरे 10th ये काम आने वाला है, उसके बाद में आपके छोटे भाई-बहन के भी बहुत काम आने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस इतना तो बदलेगा नहीं, है ना? ये चलता चले जाएगा। तो कोशिश करें कि आप इसको अपने दोस्तों में अच्छे से फैलाएँ, शेयर करें और इंतज़ार करें हमारी अगली एक्सरसाइज़ का। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।